हे गाइस, वेलकम टू प्रॉपर। आज हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स सीखेंगे। बहुत ही बेसिक से टर्म्स हैं। सबसे पहला जो हम टर्म सीखेंगे वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी वो सारे ट्रांजैक्शंस ट्रांजैक्शंस में तो कुछ भी, अगर बिजनेस में आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कुछ ले रहे हो और किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हो, कुछ इनकम रिसीव हो रहा है, तो वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन। Business transaction means exchange of product or service of business between two persons in the form of cash or credit. तो कैश या क्रेडिट के फॉर्म में अगर हम किसी से परचेज सेल वो सब करते हैं तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाता है। दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इवेंट इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब कोई भी सिचुएशन होता है जो किसी ट्रांजैक्शन से क्रिएट होता है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, उससे हमारी इनकम हो रही है, तो हमारा इवेंट होता है। हम सेल करते हैं तो अगेन वो भी हमारे लिए इवेंट होता है। हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर हमें कोई कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो वो सब चीज़ हमारा इवेंट में आता है। कैपिटल, अब कैपिटल क्या होता है? अगर कोई भी अमाउंट या कोई भी चीज अगर ओनर बिजनेस के अंदर लाता है, if the owner brings something into the business, it is called capital। अगर ओनर पैसे ला रहा है, goods ला रहा है, assets ला रहा है, कुछ भी ला रहा है, तो वो सब कैपिटल होता है। अब कैपिटल का उल्टा ड्राइंग। अब ड्राइंग्स क्या होता है? जब ओनर, बिजनेस का जो ओनर होता है, वो अगर बिजनेस में से कुछ अपना पर्सनल ले जा रहा है या बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है, तब उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। व्हेन द ओनर या ओनर्स विड्रॉ यानी ले जा रहे हैं गुड्स या असेट्स, तब वो बन जाता है ड्रॉइंग। अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी यानी वो चीज होती है किसी भी तरीके का उधार, मतलब किसी को कुछ देना बाकी है, तो वो हो जाता है हमारा लाइबिलिटी। तो दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी मतलब कि जो लाइबिलिटी विद इन अ बिजनेस है, बिजनेस के अंदर है, यानी ओनर और बिजनेस के बीच जो लाइबिलिटी होती है, तो वो हो जाता है इंटरनल लाइबिलिटी। जैसे हमारा कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होता है। तो उसमें दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक होता है करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होता है जो हम विद इन ईयर पेमेंट करना पड़ता है या करना जरूरी होता है, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी वो होता है जो हम विद इन ईयर नहीं पे करते, उसे मोर देन अ ईयर पे करते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस और किसी थर्ड पर्सन में होता है। तो जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं, वो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, लेकिन लोन फ्रॉम ओनर इंटरनल लायबिलिटी है। अगर हम किसी को हमने डिबेंचर्स इशू करे तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। और करंट उसमें भी सेम होता है। करंट लायबिलिटी यानी वो लायबिलिटीज जो हमें विद इन ईयर पे करने पड़ते हैं या करना जरूरी होता है, और नॉन करंट लायबिलिटी वो होते हैं जो हम मोर देन ईयर यूज कर सकते हैं। Okay. Internal liability, when the liability of business is within the business, that is with owner, तब उसको internal liability कहा जाता है। और external liability वो जो liability business का होता है outside the business, यानी with the third person, थर्ड पार्टी के साथ जो भी liability होती है उसे external liability कहा जाता है। Current liability, a liability of business which is paid within a year, हमें within a year पे करना होता है, तो वो current liability होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होता है जो एक साल से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं। असेट्स, असेट्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो ओनर ने बिजनेस को सपोर्ट और डे टू डे रन करने के लिए जो भी चीज़ रखा हुआ है, वो सारे असेट्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग होता है, फैक्ट्री होता है, मशीनरीज होता है, तो ये सब चीज़ हमें डेली लाइफ के लिए चाहिए होता है, तो उसको कहते हैं असेट्स। नॉन करंट असेट्स, अब नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं? The assets are also for period of more than 1 year। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम। जैसे असेट्स है, तो असेट्स जो हम एक साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रखते हैं, तो वो होता है नॉन करंट असेट्स। उसमें हमारे टेंजिबल असेट,
जो असेट्स जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं और उनको देख सकते हैं और उनको टच कर सकते हैं, तो वो होते हैं टैंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब हमारे टैंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन इनकी रियलाइजेबल वैल्यूज होती है। करंट असेट्स, करंट असेट्स वो होते हैं जो असेट्स हमें विद इन अ पीरियड हमें जिसको कन्वर्ट हम कैश में कर देते हैं विद इन, जैसे कैश बैलेंस होता है, ये हमारा असेट होता है लेकिन हम उसमें यूज कर लेते हैं कैश बैलेंस को, बैंक बैलेंस भी यूज करते हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है और उनसे पैसे लेने बाकी है। मोस्ट ऑफली टाइम थ्री मंथ का ड्यूरेशन होता है, उतने में तो पैसे वापस आ ही जाते हैं। Liquid assets. Assets excluding stock can be converted into cash quickly in very short period are called liquid assets. Liquid assets यानी वो assets जो पैसों की जरूरत पड़ने पे हम तुरंत ही उसको कन्वर्ट में पैसों उस स्टॉक उन assets को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं liquid assets. अब real assets. Assets having value in reality, and in this intangible, and current assets are included. रियल एसेट्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू होती है रियलिटी, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो सब कैसे है टैंजिबल एसेट्स। और इनटैंजिबल भी होता है जैसे कॉपीराइट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, और इसमें करंट एसेट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। fictitious assets, these assets do not have physical form, इस असेट का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। इट्स रियलाइजेबल वैल्यू इज, फिर उसको रियलाइज यानी उसको बेच के पैसा नहीं मिलता, एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जीरो, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको जीरो भी नहीं कर सकते। Receipts, when money is received due to consequence of business transaction. रिसीट्स वो होता है जब भी हमें किसी से पैसा मिलता है किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ सेल से हो सकता है, कोई बिजनेस का सर्विस देने से हो सकता है, तो हम किसी भी तरीके से बिजनेस में पैसा आता है तो उसको रिसीट्स कहते हैं। इसको रिसिप्ट्स नहीं पढ़ते, इसको रिसीट कहते हैं, पी साइलेंट होता है इसके प्रोनाउंसिएशन। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो हमें बहुत रेयरली मिलता है, यानी जो रेगुलर बेसिस में हमें मिलता है वो नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मशीनरी को सेल कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं, किसी असेट्स को बेचते हैं, तो वो हमारा कैपिटल रिसीट्स होता है। ये रिसीट्स फ्रॉम एक्टिविटी दैट आर नॉट रेगुलर, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ असेट्स। रेवेन्यू रिसीट्स, ये रिसीट्स फ्रॉम एक्टिविटी दैट आर रेगुलर, जो हम रेगुलरली हमें जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स, गुड्स हम जो बेचते हैं उसमें हमें बार बार हमें उसमें रेगुलर इनकम होती है, तो वो होता है रेवेन्यू रिसीट्स। पेमेंट्स, पेमेंट्स वो होते हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं किसी को बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम बार बार उस एक्सपेंडिचर को नहीं करते, जैसे परचेज करते हैं तो हम बार बार असेट्स परचेज नहीं करते, वन से बाई करते हैं और उसको हम काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होती है जो हमें डेली बेसिस पर होती है, जैसे कि हम गुड्स को परचेज करते हैं, सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, कमीशन होता है, डिस्काउंट होता है, तो ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स यानी वो होते हैं जो हमें फ्यूचर में मिलेगा, इसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। Any amount to be received by businessman in the future from any person or persons is known as receivables.
रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि जो पैसा बिजनेसमैन को फ्यूचर डेट में मिलेगा, जो इनकम मिलेगी, उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स का सबसे पहला होता है डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने कुछ क्रेडिट में बेचे, तो बेचे हैं तो ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में उसके पैसे मिलेंगे। बिल्स रिसीवेबल भी एक तरीके का बिल्स होता है जब हम किसी कोई अगर हमें प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर के मतलब 3 मंथ का पीरियड होता है, तो 3 मंथ के बाद हम आपको पैसा लौटा देंगे, पैसा देंगे, तो हम बिल साइन करता है दो पार्टी, तो वो बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं। बिल्कुल चेक की तरह होता है, बट उस टाइम पे चेक के लिए हम बैंक जाते हैं, बट बिल्स रिसीवेबल के लिए हम जो राइटर होता है तो उसके पास जाते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम हो चुकी है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पिछले महीने का रेंट, हमें पिछले महीने का रेंट बाकी है, लेना बाकी है, तो वो आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम का ड्यूरेशन तो हो गया, लेकिन उसे कलेक्ट करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी से हमने उसके लिए पे कर दिया, तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये चारों हमारे रिसीवेबल्स में आते हैं। पेबल्स, any amount to be paid by the businessman in future to any person or persons is known as payables. Payables यानी हमें किसी पर्सन को या पर्सन्स को, मोर देन वन पर्सन को हमें पेमेंट करना है, तो वो हो सकता है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदा होगा। बिल्स पेबल, जिस तरीके से बिल्स रिसीवेबल हम किसी से पैसा कलेक्ट करते हैं, बिल्स पेबल वो होते हैं जो हमने साइन करा होता है और जो अनदर पार्टी होती है वो लाके हमसे मेच्योरिटी पीरियड पे हमसे पैसे कलेक्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का ड्यूरेशन हो गया लेकिन उसको पे करना बाकी है, तो वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड इनकम, सॉरी, इट इज अ प्री रिसीव्ड प्री रिसीव्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये इनकम वो होती है जो हमने इनकम का ड्यूरेशन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही हमने उसका अमाउंट कलेक्ट कर लिया हो, तो वो हो जाता है प्री रिसीव्ड इनकम। डिस्काउंट, डिस्काउंट वो होता है कि हम कभी भी किसी के रियल बैलेंस है या उसकी जो वैल्यू होती है, एमआरपी होती है, उससे कम में जब हम उसको खरीद करते हैं तो वो डिस्काउंट होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हर ट्रेडर सामने से अपने आप देते हैं कि 5% डिस्काउंट है हमारा, 10% डिस्काउंट है, तो वो लोग सामने से जो डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें कैश पे खरीदने की वजह से मिला हुआ डिस्काउंट। अगर कोई गुड का, कोई गुड्स की एमआरपी 10,000, लेकिन उसे कैश में खरीदने की वजह से वो 9,000 में हमको मिलेगा, तो वो जो 1,000 रुपीज़ है जो कैश में खरीदने की वजह से मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में आप देख सकते हो कि कैश डिस्काउंट अवेलेबल होता ही है। और होता है डिस्काउंट रिसीव। अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम एमआरपी से कम पैसा दे रहे हैं, तब हमें डिस्काउंट मिल रहा होता है। हम जब परचेज कर रहे होते हैं तो हमको डिस्काउंट रिसीव होता है, वो हमारे लिए इनकम होती है। लेकिन जब हम सेल कर रहे होते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है। विच इज अ एक्सपेंस, हमारे हमने किसी को डिस्काउंट अब अलाउ कर रहे हैं, हम किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं कि आप ले लीजिए। जब हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं तब हम गुड्स डिस्काउंट अलाउ करते हैं। डेप्रिशिएशन, अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि हम जब कोई भी गुड्स, कोई मशीनरी बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसके 5 साल या तो 10 साल के लिए हम उस असेट को यूज करते हैं, लेकिन क्या वो असेट की वैल्यू सेम टू सेम रहती है?
अगर आज आप एक गाड़ी 1 लाख रुपीज़ का खरीद रहे हो, तो क्या 6 महीने या 1 साल के बाद उस गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं रहेगी। तो हमारे जो बिजनेस होता है, बिजनेस में हम काफ़ी सारे असेट्स खरीदते हैं जिसकी वैल्यू सेव नहीं है। अकाउंटर्स की अकाउंटेंट्स की राय होती है कि उनकी वैल्यू कम होता जाता है, उनके वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। कोई गाड़ी अगर 1 साल पुरानी होती है उसको 15 में खरीदेंगे, 2 साल पुरानी हो जाएगी तो 25-30,000 में खरीदेंगे, वही 5 साल के बाद आई थिंक कोई ही 10,000 में खरीदेगा। तो ये जो वैल्यू कम हुई है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं डेप्रिशिएशन। हर जो कंपनी होती है, कॉर्पोरेट का कंपनी होता है, तो वो उनके जो सीए होते हैं वो उन लोगों को एक स्पेसिफिक डेप्रिशिएशन मेथड और उसके परसेंटेज डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हर साल उनके असेट्स को डेप्रिशिएट किया जाता है, ताकि जब सेल करने की वैल्यू है तो सीधा उसकी वैल्यू 1 लाख से 20,000 ना हो जाए। तो हम उसे ग्रेजुअली हर महीने उसके वियर एंड टीयर यानी उसके यूज़ के मुताबिक उसकी वैल्यू कम करते जाते हैं। तो हम डेप्रिशिएशन 2 मेथड से करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। वो हम आगे के वीडियो में डिस्कस पढ़ेंगे उसको। तो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट इज रिड्यूस्ड बाय सर्टेन, एक स्पेसिफिक रेट से हर साल जो असेट की वैल्यू होती है उसको डेप्रिशिएट उसको कम करते जाते हैं, उसको डेप्रिशिएशन कहते हैं। अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन, और अमाउंट जिसको रिड्यूस किया गया है उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। बैड डेट्स, बैड डेट्स वो होता है जब goods को आप क्रेडिट में किसी को बेचते हो तो वो आपका डेटर वाला डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो आप जिस when goods sold on credit by the business, persons to whom goods are sold is debtor to the business. From him the amount of sale is to be collected. जितना अमाउंट के लिए आपने goods को सेल किया उस अमाउंट को आपको उससे कलेक्ट करने का है। Sometimes the debtor is not in the position to pay the full amount, and the amount which the debtor is unable to pay becomes the bad debt. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो डेटर इस पोजीशन में ही ना रहे कि वो पैसा को वापस कर सके या वो पूरे पैसे वापस कर सके, तो जो पैसे जो अमाउंट वो हमें वापस नहीं दे पा रहे हैं वो बन जाता है बैड डेट। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को 1 लाख रुपीज़ का सेल किया है पर हमको 80,000 मिल चुका है, लेकिन 20,000 उनसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो बन जाएगा बैड डेट। On some occasion, the debtor is able to pay the bad debts, which is termed as bad debt. अगर आज हमने उसको बैड डेट बना दिया, इनकेस फ्यूचर में 1-2 साल के बाद उस पर्सन के पास फाइनेंशियली साउंड हो गए और उस बैड डेट जो क्रिएट किया था उसको रिटर्न कर पा रहे हैं, तो वो बन जाता है बैड डेट रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, इस साल 20,000 का पेमेंट बैड डेट बन गया, 2 इयर्स के बाद अगर वो उस बैड डेट को रिटर्न कर देते हैं तो वो बन जाएगा बैड डेट रिटर्न। उसको हम एज ए इनकम कंसिडर करेंगे और बैड डेट को हम एज ए लॉस कंसिडर करते हैं। सॉल्वेंट वो बिजनेस एंटिटी होती है जिसके पास फाइनेंशियल साउंडनेस है अपने सारे डेट्स के सामने, उसके पास उतना सारा फाइनेंशियल साउंडनेस होता है। A person who pays his obligations regularly and whose assets are more than liability. तो पर्सन जो अपनी ऑब्लिगेशन उसको जितना जहाँ पे करना हो, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सबको फॉलो कर रहा है और जिसकी असेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो, उस बिजनेस एंटिटी को सॉल्वेंट एंटिटी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, a person who fails to pay his financial obligation, जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे नहीं कर पा रहे हैं या बैड डेट क्रिएट कर रहे हैं, एंड whose assets are less than liability, और जिनके असेट्स कम है लाइबिलिटी से, तब उस एंटिटी इंसॉल्वेंट हो जाती है। डेबिट, डेबिट वो टर्म होता है जब हम कोई भी चीज़ को अकाउंटिंग के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है डेबिट।
और जो जिस चीज़ को हम उसी अकाउंट में राइट साइड में लिखते हैं उसको क्रेडिट इफेक्ट बोलते हैं। अकाउंट क्या है? Transactions pertaining to similar activity are recorded at one place to get the summary business अकाउंट वो होता है जिसमें हम एक तरीके के सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ लिखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि टोटली कितना हुआ है। जैसे अगर सारे परचेज को मैं एक ही अकाउंट में लिख ली जानने के लिए कि पूरे साल में मैंने कितना परचेज किया या सेल्स किया या पूरे कैश ट्रांजेक्शन कितना डिस्काउंट मिला है कितना डिस्काउंट पे है, तो ये सब जानने के लिए हम उन सबको उनके अकाउंट में लिखते हैं ताकि उनकी समरी लिस्ट उसको बोलते हैं अकाउंट। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। फ्रेंड्स अगर कोई आपको डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और अगर कोई वीडियो के लिए आपके पास रिक्वेस्ट हो तो गाइस आप मुझे बता सकते हो। अगर आई विल मेक श्योर द वीडियो। थैंक यू गाइस।